ओके, तो आई होप आप सबने फैंटास्टिक फोर का न्यू ट्रेलर देख लिया होगा, जहां हमें गैलेक्टस मॉर्निंग वॉक करते हुए दिख रहा है और सिल्वर सफर का एक फीमेल वर्जन भी देखने मिला। और फर्स्ट लुक में पता चल जाता है कि ये काफी पावरफुल और फास्ट है। पर आप में से काफी सुपर फैंस बोल रहे थे कि सिल्वर सफर और थॉर की एक सुपर बैटल करो, पर अभी के लिए लेडी सफर के पास कोई फीट्स नहीं है, इसलिए हम मेल सिल्वर सफर को लेने वाले हैं, जो हमें ऑलमोस्ट एक डेकेड पहले फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सफर में दिखा था। तो शुरू करते थॉर वर्सेस सिल्वर सफर से। लेकिन अब क्योंकि थॉर कई सारी मूवीज में अपीयर हो चुका है, इसलिए हम सिर्फ लव एंड थंडर वाले थॉर को कंसीडर करेंगे और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स देखने के लिए कुछ फीट्स को हम इन्फिनिटी वॉर, डार्क वर्ल्ड और रैग्नारोक से पिकअप करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके वेपन्स की। तो थॉर के पास है आप स्टॉर्म ब्रेकर। ये एक स्पेशल एक्स है जो उरू मेटल से बना है और मैजिकल पावर से भरा हुआ है। इसकी खास बात ये है कि ये बाइफ्रोस्ट समन कर सकता है, जिससे थॉर यूनिवर्स में कुछ सेकंड्स में कहीं भी पहुंच सकता है। फिर ये थॉर की लाइटनिंग को भी काफी ज्यादा एनहांस कर देता है ताकि वो बड़े अटैक कर सके। फिर ड्यूरेबिलिटी वाइज ये एक्स काफी अच्छी है क्योंकि ये उरू मेटल से बनी है, जिसे ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इस कुल्हाड़ी को ना तो एक्सट्रीम कोल्ड में कुछ होता है और ना ही इंटेंस हीट में। इनफैक्ट ये तो इन्फिनिटी स्टोन की बीम को भी कट कर चुकी है और एटर्निटी तक जाने की चाबी भी स्टॉर्म ब्रेकर ही था। अब सिल्वर सफर के पास है अपना कॉस्मिक सर्फ बोर्ड। ये एक सिल्वर बोर्ड है जो उसके कंट्रोल में रहता है। अगर इसकी एबिलिटीज की बात करें तो ये सिल्वर सफर को स्पीड प्रोवाइड करता है। ये बोर्ड लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है और स्पेस में घूम सकता है। फिर एनर्जी बेस्ड एबिलिटी भी देखने मिल जाती है। ये कॉस्मिक एनर्जी को यूज कर सकता है ब्लास्ट या प्रोटेक्शन के लिए, और इस बोर्ड से मैटर मैनिपुलेशन भी हो जाती है। वैसे सिल्वर सफर इसे अपने दिमाग से चला सकता है और वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। पर अगर कॉस्मिक पावर या टेक्नोलॉजी की वजह से ये सर्फ बोर्ड अगर सिल्वर सफर से दूर हो जाता है तो सर्फर अपनी सारी पावर्स को खो देता है। पर अब क्वेश्चन आता है कौन सा वेपन ज्यादा बेटर है। तो स्टॉर्म ब्रेकर बहुत ताकतवर है और डायरेक्ट अटैक के लिए परफेक्ट है, लेकिन सर्फ बोर्ड ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वो ट्रैवल, डिफेंस और अटैक सब के लिए काम आता है। पर सर्फ बोर्ड के कुछ लिमिटेशंस है। इसके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है और ना ही इसमें डिस्ट्रक्टिव पावर्स है। पर स्टॉर्म ब्रेकर के फीट ज्यादा बेटर देखने मिल जाते हैं। ऊपर से इन्फिनिटी स्टोन को कट कर चुका है जो सर्फ बोर्ड कभी नहीं कर सकता, और सर्फ बोर्ड से प्लान डिस्ट्रक्शन भी नहीं किया जा सकता जो स्टॉर्म ब्रेकर बाइफ्रोस्ट चालू करके काम कर सकता है। इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर ज्यादा पावरफुल वेपन है। अब फीट्स की बात करें तो थॉर ने गोर को हराया है। गोर एक खतरनाक विलन था जो गॉड्स को मारने के लिए फेमस था। थॉर ने उसको अपनी फाइटिंग स्किल से बराबरी की टक्कर दी थी। ये बात अलग है थॉर खुद मरते मरते बचा है, लेकिन जब भी इन्होंने फाइट की गौर एक भी बार थॉर का सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड निकालने में सक्सेसफुल नहीं रहा, जबकि नेक्रोसॉर्ड जानी जाती है गॉड्स को मारने के लिए। फिर ड्यूरेबिलिटी वाइज देखा जाए तो स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के लिए थॉर न्यूट्रॉन स्टार से सर्वाइव कर चुका है, जो उसकी टफनेस दिखाता है। इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस को बुरा हाल कर दिया था, और थॉर के और कई सारे फीट्स है जो आप सबको पता ही है। लेकिन अब जानते हैं सिल्वर सफर ने क्या किया है। तो इसने गैलेक्टस के बनाए ब्लैक होल से एस्केप किया है, जो उसकी स्पीड और पावर दिखाता है। फिर ये अपनी कॉस्मिक एनर्जी से बड़ी आसानी से टैंक्स, प्लेन्स और मिसाइल्स को धूल बना सकता है। ये सर्फर की डिस्ट्रक्शन पावर से, और जब सूजन स्ट्रोम मरने वाली थी तब सिल्वर सफर अपनी पावर से उसे फिर से जिंदा कर देता है। फिर ह्यूमन टॉर्च 10 सेकंड में नहीं टिक पाता इसके सामने, और इन्होंने कभी डायरेक्ट फाइट नहीं की। लेकिन अगर फैंटास्टिक फोर चौड़े होकर सिल्वर सफर से रो फाइट करते तो सर्फर इजिली इन सबको कूट देता। अब थॉर के फीट स्ट्रेंथ और लड़ाई के मामले में ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन सिल्वर सफर के काम कॉस्मिक लेवल के है। ब्लैक होल से भागना और जिंदगी वापस देना थॉर के फीट से काफी बड़ा है। थॉर भी ये सब कर सकता है, लेकिन जब वो ओडिन फोर्स यूज करना शुरू करेगा तब। लेकिन लॉजिकली देखे तो अभी के लिए थॉर के फीट स्लाइटली बेटर है, क्योंकि ये बंदा इन्फिनिटी स्टोन से मल्टीपल टाइम्स डील कर चुका है, जबकि सिल्वर सफर को शायद पता ही नहीं होगा कि इन्फिनिटी स्टोन क्या चीज है। फिर पावर्स की बात करें तो थॉर के पावर्स में आती है उसकी एसगार्डियन बॉडी, जिससे उसको ताकत, मजबूती और लंबी उम्र मिलती है। और स्पेशल बात यह है कि एसगार्डियन जितने ओल्ड होते हैं उतने पावरफुल बन जाते हैं, इसलिए आगे जाकर फिजिकली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा। पर थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है। वो बिजली और तूफान को बुला सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है, और लाइटनिंग से खुद को हवा में लेविटेट करता है। इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर हो या ना हो थॉर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लाइटनिंग पावर से लंबा ट्रैवल करेगा। और थॉर की एक न्यू पावर अनलॉक हुई है, वो अपने आप को अब लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। थॉर धीरे धीरे करके ओडिन फोर्स भी यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो दूसरों में अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुका है। अब सिल्वर सफर की पावर्स की बात करें तो इसके पास पावर कॉस्मिक है। ये उसका बड़ा पावर है जो गैलेक्टस ने दिया है, और इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे एनर्जी कंट्रोल, जिससे कॉस्मिक एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। फिर फेजिंग भी हो जाती है, स्पेस में ये लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट उड़ पाता है, और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सिल्वर सफर की स्किन इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टेबल है, और अगर किसी वजह से सिल्वर सफर की बॉडी को डैमेज हो जाता है तो ये उसे आसानी से हील कर सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कौन बेटर है। तो थॉर की पावर्स मजबूती और गॉडली है, ताकत और बिजली पर फोकस्ड है, लेकिन सिल्वर सफर की पावर्स कॉस्मिक हायरार्की में ऊपर है। तो फाइनल डिसीजन की बात करें तो अब जब भी किसी के पास कॉस्मिक पावर होती है तो अपने आप ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है, और सिल्वर सफर के पास थॉर
जितने फीट्स नहीं है, लेकिन फिर भी कॉस्मिक पावर की वजह से वो एक डेंजरस थ्रेट बन जाता है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि थॉर ऐसे वेपन से डील कर चुका है जो सब बूट से ज्यादा पावरफुल थे। थॉर के एनिमी कम से कम स्काई फादर लेवल के होते हैं और डार्क वर्ल्ड में तो ये रियलिटी स्टोन के डायरेक्ट अटैक से काउंटर कर चुका है। इन्फिनिटी वॉर में पावर स्टोन की टच को सर्वाइव किया, इन्फिनिटी बीम को कट किया और थॉर अकेला ऐसा गॉड है जिसने नेक्रोसॉर्ड से फाइट की और जिंदा बच गया। ओवरऑल हो सकता है सिल्वर सर्फर की जो रिफ्लेक्सेस है वो थॉर से स्लाइटली बेटर हो, लेकिन अगर हम सिर्फ इन्फिनिटी वॉर और लव एंड थंडर की फीट्स को उठाकर देखें तो थॉर काफी ज्यादा सुपीरियर बनता है। और अभी तक तो थॉर ने ओडिन फोर्स को ठीक से अनलॉक भी नहीं किया। एक बार ओडिन फोर्स यूज करने इसने शुरू कर दिया, उसके बाद थॉर किसी भी टाइप की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए अभी के लिए गॉड ऑफ थंडर ज्यादा पावरफुल है और वो अच्छी खासी स्ट्रगल के बाद सिल्वर सर्फर को बीट कर देगा। लेकिन ये तो थी सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात। अब कॉमिक्स की बात करें तो जब थॉर यंग प्रिंस था तब वो सिल्वर सर्फर से थोड़ा कमजोर था पावर लेवल में, लेकिन उसके बाद भी सिल्वर सर्फर काफी स्ट्रगल करता है थॉर से फाइट करने के लिए। लेकिन अगर हम फाइट को अच्छे से देखें तो थॉर ज्यादा डिसएडवांटेज पर दिखाई देता है। पर जब से थॉर ऑल फादर बना है वो सिल्वर सर्फर के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल हो चुका है। थॉर खुद अब कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेटर है। इसने कॉस्मिक किंग थॉर स्टोरी लाइन में गैलेक्टस को इजीली मार दिया था और ये फीट अगर कम पड़ जाए तो कॉस्मिक मैनिपुलेशन और गॉड ब्लास्ट कंबाइन करके ब्लैक विंटर को मार गिरा, जो एक मल्टीवर्सल थ्रेट था। इसलिए कॉमिक्स में थॉर सिल्वर सर्फर के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन सबको रैंक करना है। तो नंबर 11 पर है आयरन मैन का मार्क 50। टोनी स्टार्क का मार्क 50 सूट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डेब्यूट किया था और ये नैनो टेक्नोलॉजी का एक मास्टरपीस है। इस सूट के साथ टोनी ने थैनोस जैसे विलन के खिलाफ टाइटन पर लड़ाई की, जिसमें उसने रिपल्सर बीम्स, फ्लाइट और नैनोटेक हीलिंग जैसे फीचर्स दिखाए। लेकिन ये सूट टेक बेस्ड है और टोनी आखिर में एक इंसान है जो फिजिकली सुपर ह्यूमन लेवल पर नहीं है। इस वजह से ये कॉस्मिक बीइंग के सामने थोड़ा पीछे रह जाता है। टोनी स्टार्क की लास्ट अपीयरेंस मार्क 50 के साथ इन्फिनिटी वॉर में दिखी थी, पर इतना एडवांस होने के बाद भी ये एक परफेक्ट सूट नहीं है। इसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस है और इस लिस्ट के जो दूसरे कैरेक्टर्स है उनकी रॉ पावर से ये मैच बिल्कुल नहीं कर सकता। ओके, नंबर 10 मोनिका रैम्बो। अब मोनिका रैम्बो को वंडर विजन में हेक्स के अंदर एंटर करने की वजह से अपनी सुपर पावर्स मिली है और ये द मार्वल्स में एक बड़ी हीरो बन जाती है। इसकी पावर्स में आते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इंटेंजिबिलिटी और फ्लाइट है। वंडा के खिलाफ भी ये लड़ चुकी है और द मार्वल्स टीम का अगर ये हिस्सा ना होती तो वो डार्बिन को कभी बीट नहीं कर पाते। लेकिन इसकी पावर्स अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। मोनिका अभी अपनी सुपर पावर्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती, इस वजह से वो लिस्ट में थोड़ी नीचे है। मोनिका का लास्ट अपीयरेंस द मार्वल्स में था और उसका फ्यूचर एमसीयू में ब्राइट दिखता है। ओके, नंबर 9 वेनवू विद 10 रिंग्स। अब शांग-ची का फादर एक वर्ल्ड लॉर्ड है जो 10 रिंग्स के साथ अमर बन गया था। इसने अपने रिंग्स की मदद से कई सारे किंगडम्स और गवर्नमेंट्स को गिरा दिया था और 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन भी बना दी। इसने शांग-ची को बचपन से ट्रेन करना शुरू कर दिया था और आगे जाकर शांग-ची 10 रिंग्स का सक्सेसर बना, जिसने ड्वेलर इन द डार्कनेस को मार दिया। वेनवू की लास्ट अपीयरेंस शांग-ची में दिखी थी जहाँ उसने अपनी जिंदगी दे दी रिंग्स की वजह से। लेकिन वर्चुअल इमॉर्टल होने के बाद भी लिस्ट के जो दूसरे कैरेक्टर है वो वेनवू से ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। इसलिए अब बात करते हैं नंबर 8 पर व्हाइट विजन की। वंडर विजन में व्हाइट विजन को स्वॉर्ड ने विजन के शरीर से बनाया था। इसने असली विजन के खिलाफ लड़ाई की और उसकी यादें वापस पाकर चला गया। इसके पास फेजिंग, फ्लाइट और एनर्जी ब्लास्ट जैसी पावर्स है। लेकिन माइंड स्टोन ना होने के बाद भी व्हाइट विजन के पास इमोशन देखने मिल जाता है, जो आगे जाकर इसकी एक कमजोरी भी बन सकती है। व्हाइट विजन का लास्ट अपीयरेंस वंडर विजन में था और उसका फ्यूचर अभी अनक्लियर है। ये एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन इमोशनल डेप्थ ना होने के कारण ये नंबर 8 पर है। लेकिन फिर भी इसकी शक्तियां इसे खतरनाक कंटेंडर बनाती है। वैसे कुछ हफ्तों पहले डूम्सडे से रिलेटेड कुछ आर्ट्स रिलीज हुए थे जहां व्हाइट विजन स्टार लॉर्ड के साथ एक सोफे पर बैठा हुआ था। तो विजन क्वेस्ट आएगी या नहीं वो तो नहीं पता, पर डूम्सडे में व्हाइट विजन पक्का दिख जाएगा। नंबर 7 हरक्यूलिस। अब थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हरक्यूलिस भी दिखा, ज़्यूस का बेटा और ग्रीक देवता। इसके पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ है और कई मोमेंट्स पर ये थॉर की भी स्ट्रेंथ को सरपास करता है। लेकिन गॉड ऑफ स्ट्रेंथ होने के बाद भी ये लिस्ट में नंबर 7 पर इसलिए है क्योंकि इसकी फीट्स हमें नहीं पता, पर इसका ओवर कॉन्फिडेंस इसकी एक वीकनेस हो सकता है, जो ग्रीक माइथोलॉजी में कॉमन बात है। और अब तो ये हमें थॉर 5 में सीधा एक्शन में देखने मिलेगा। नंबर 6 ब्लैक बोल्ट। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ब्लैक बोल्ट इन ह्यूमंस का राजा और इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। इसकी आवाज एक डिस्ट्रक्शन फोर्स है जो उसे खतरनाक कैरेक्टर बनाती है। लेकिन वंडा ने उसकी आवाज को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके मार दिया, जो उसकी एक बड़ी कमजोरी दिखाता है। ब्लैक बोल्ट की लास्ट अपीयरेंस ये फिल्म थी और अगर वो अपनी आवाज को कंट्रोल कर सके तो वो बहुत ताकतवर बन जाता है। लेकिन इसी कमजोरी के कारण ये नंबर 6 पर है। उसकी पावर एक स्ट्राइक में गेम चेंजर हो सकती है। बेसिकली जिस डॉक्टर स्ट्रेंज ने अकेले थैनोस को मार दिया वो खुद ब्लैक बोल्ट की आवाज से निपट गया। नंबर 5 एडम वॉरलॉक। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एडम वॉरलॉक को सोवरेंस ने एक परफेक्ट बीइंग के रूप में बनाया था। पावर्स में इसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन और फ्लाइट है। पहले मीटअप में तो इसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को अच्छे से कूट दिया और बाद में इसने गार्डियंस की मदद भी की और अभी तो ये खुद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक मेंबर बन चुका है। लेकिन एडम अभी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। एडम की चाइल्डिश इमोशंस और लैक ऑफ बैटल और लाइफ एक्सपीरियंस उसकी एक वीकनेस है।
एडम का लास्ट अपीयरेंस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखा। उसका कॉमिक पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन एमसीयू में अभी इसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं किया। नंबर 4 गाया, जो टालोस की बेटी है और इसे हमने सीक्रेट इन्वेजन में देखा था। इसके पास शेप शिफ्टिंग और एक्सट्रीमिस्ट से हील होने की पावर्स थी, लेकिन इसने ग्रेविक को ट्रिक करके और भी पावर्स हासिल कर ली। इसकी वीकनेस इमोशनल स्टेट या फिर फिजिकल हो सकती है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। गाया का लास्ट अपीयरेंस सीक्रेट वॉर में ही देखने मिला, पर इसके पास एटलीस्ट 21 सुपर ह्यूमंस की पावर्स है, जिसकी वजह से इसके सारे मूव्स काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। अब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में इसका क्या रोल होगा वो बताना काफी मुश्किल है, लेकिन जब ये रिटर्न करेगी तब अब पहले से पावरफुल बनकर सामने आएगी। और अभी तक तो इसने अपनी सारी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना सीख भी लिया होगा। नंबर 3 नेमोर। अब नेमोर मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। नेमोर टालागोन का राजा है, जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो जाता है। ये 400 साल से टैलोगन को प्रोटेक्ट कर रहा है और टैलोगन वासी इसे अपना गॉड मानते हैं, इसलिए इसे कुकुल कान भी कहा जाता है। वैसे तो नेमोर का काफी ज्यादा खौफ है, लेकिन नेमोर की आर्मी की वजह से उसे कोई पंगे नहीं लेता है। एम्बाको ने खुद बोला था कि नेमोर से फाइट करना राइट डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगर नेमोर को कुछ हो गया तो टालोकैन वासी वकांडियंस और बाकी ट्राइब्स के एंटायर जनरेशन को खत्म कर देंगे। सिर्फ एक टालोकैन के मरने पर नेमोर ने वकांडा पर हमला किया और वकांडियन रानी को मारकर शूरी को ब्लैक पैंथर बनने में मजबूर कर दिया। लेकिन पानी पर डिपेंडेंट होना इसकी एक कमजोरी है। नेमोर का लास्ट अपीयरेंस वकांडा फॉरएवर में दिखा था, लेकिन ये डूम्सडे में भी आने वाला है। नंबर 2 इकरस। अब इकरस एक इटर्नल है जिसे सेलेस्टियल ने बनाया था। इसने डेविएंट्स और अपने साथियों के खिलाफ लड़ाई की है और आखिर में सूरज में खुद को सेल्फ सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन क्योंकि ये कॉस्मिक बीइंग है, इसलिए हो सकता है कि ये आज भी जिंदा हो। इकरस के पास फ्लाइट, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एनर्जी प्रोजेक्शन है, जो कॉस्मिक लेवल पर स्केल करती है। वैसे तो गिलगामेश के बाद इकरस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फिजिकली और मेंटली भी, लेकिन सेर्सी के लिए जो इसके इमोशंस है वो इसकी कमजोरी बन चुके हैं। इसलिए इकरस सबसे पावरफुल इटर्नल होने के बाद भी इमरजेंस मिशन में फेल हो गया। पर अगर इस टाइम पर यहाँ पर सेर्सी ना होती तो किसी दूसरे इटर्नल में इतना दम नहीं था कि वो टीम बनाकर भी इकरस को बीट कर पाते। और फाइनली नंबर 1 पर है काहोरी। अब काहोरी एक मोहॉक लड़की है जिसे टेसरेक्ट से अपनी पावर्स मिली है। काहोरी ने स्पेनिश एम्पायर से अपने लोगों को बचा, स्काई वर्ल्ड तक सफर किया और स्ट्रेन सुप्रीम के खिलाफ लड़ाई की। काहोरी एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन जैसी चीजें कर सकती है, और इसने तो सारी यूनिवर्सल किलर्स को अपने घर पहुंचा दिया था, जो टेक्निकली एक मल्टीवर्सल फीट है। काहोरी की कमजोरी क्लियर नहीं है, लेकिन सीजन 3 में काहोरी हद से ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, क्योंकि अब इसके पास वॉचर की पावर्स है। इसके पास अभी वॉचर पावर को यूज करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ये लो या फिर मिड लेवल पर इन्फिनिटी स्टॉर्म को बराबरी की टक्कर दे सकती है। अब सीजन 3 फाइनल वॉट इफ था, इसलिए काहोरी हमें फ्यूचर में नहीं दिखेगी, पर हो सकता है सीक्रेट वॉर में इसका एक लाइव एक्शन वर्जन हमें देखने मिले, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में कई सारे इनकर्जन्स हो गए और काहोरी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर सकती है, जो एवेंजर्स के लिए काफी हेल्पफुल एबिलिटी होगी। लेकिन ये लिस्ट भी यही खत्म होती है। अब आज की सुपर बैटल से रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।